जनाजे पर मेरे लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। क्या? 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। सफरनामा में हम हाजिर होते हैं खास शख्सियतों के साथ में, बात करते हैं उनके जिंदगी के सफर की, उनके हुनर की। इस हफ्ते के इस खास एपिसोड में हम बात एक ऐसे शख्स की करने जा रहे हैं जो अब हमारे बीच नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं सफरनामा, जहां हम बात कर रहे हैं हम सबके चहेते, हम सबके अजीज राहत इंदौरी साहब की, जिनका 11 अगस्त को पहले वो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और अस्पताल गए और कुछ घंटों के अंदर ये बेहद ही दुखद खबर आई कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। एक ऐसे शख्स जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, जिन्होंने उर्दू शायरी, उर्दू भाषा को लेकर जो मुकाम हासिल किए, अपनी जो पहचान बनाई, और एक ऐसा सितारा जो आज हमारे बीच नहीं है। 70 साल के थे राहत इंदौरी साहब। बॉलीवुड के भी काफी सारे जो मशहूर गीत हैं उन वो भी उन्होंने लिखे हुए हैं। और इंदौर में इनका जन्म हुआ 1 जनवरी 1950 में। वहाँ उनका पूरा नाम जो था वो दरअसल राहत कुरैशी था। तो चौथी संतान थे अपने परिवार में। राहत कुरैशी से लेकर जब हम राहत इंदौरी साहब की बात करते हैं तो ये सफर कैसा रहा, ये सफरनामा आज हम बूझने की कोशिश करेंगे 2 खास शख्सियतों के साथ में जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शकील जमाली साहब, आप खुद ही मशहूर कवि हैं, मशहूर शायर हैं, और खास करके जश्न रेख्ता के साथ में आप जुड़े हुए हैं जिस तरीके से, और रेख्ता में आप उर्दू भाषा पर लगातार आप उसमें वर्क कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कामना प्रसाद जी, जो खुद किसी पहचान की मोहताज नहीं है, और जब पोइट्री की बात आती है तो इनका जो अपना अंदाज है, इनकी जो अपनी पहचान है, वो अपने आप में उसको बयां करने के लिए शब्द कम पड़ते हैं, और जश्न बहार की ये फाउंडर भी रह चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस खास चर्चा में। हाँ। तो ये आरजे साइमा ने ट्विटर पर जिस तरीके से शायद लिखा था कि शायर जो हैं वो एक जिंदगी से दूसरे जिंदगी में गुजर जाते हैं, भले ही फिजिकल डेथ हो जाए। तो एक मुझे लगता है कि आज ये मौका है कि हम राहत इंदौरी साहब की जिंदगी को सेलिब्रेट भी करें, जो मुकाम उन्होंने हासिल किए, जो विरासत वो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगी शकील जमाली साहब, जो ये सफर की हमने बात की कि राहत कुरैशी से जब वो बाकायदा साइन बोर्ड में जो है पेंटिंग करते थे, गुजारा करने के लिए 10 रुपए प्रति पेंटिंग के हिसाब से उन्हें मिला करते थे, उनका ये जो सफर रहा, इसमें आपकी पहचान उनसे कब हुई, कैसे जाना आपने उन्हें? इसमें कोई शक नहीं है कि ये जिंदगी वाकई एक ऐसा सफर है कि जिसमें खट्टे मीठे बहुत से तजुर्बे होते हैं। अब मुझे यहाँ देखिए अचानक राहत साहब के जाने पे होश नोमानी का एक शेर याद आता है कि वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, जंजीर खींच कर जो मुसाफिर उतर गया। तो अगले लम्हे क्या हो जाए क्या मालूम। राहत भाई के बारे में हम ये तवक्को ही नहीं कर रहे थे, ये सोच ही नहीं रहे थे कि वो इतनी जल्दी हमारे दरमियान से चले जाए। इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी स्ट्रगल की है उन्होंने, पेंटिंग भी की, थिएटर भी किया, और जाहिर है कि उन्होंने जिस तरह से मुशायरे में अपनी एक जगह बनाई, एक अपने खास स्टाइल की वजह से, एक अपने खास असलूब, एक अपने खास शैली की वजह से, तो वो मैं समझता हूँ कि रहती दुनिया तक उसे याद रखा जाएगा। और मुशायरे की तारीख, मुशायरे का इतिहास जब जब लिखा जाएगा, राहत इंदौरी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि वो आदमी जो एक लहजा लेके आया था, जो एक शैली लेके आया था, वो उसका अपना था। वो किसी से उधार लेके नहीं आया था। बल्कि अब आप ये देखिए कि अब तक मुशायरे में 2 चीजें थी, तहत या तरन्नुम। लेकिन राहत इंदौरी ने जब एंट्री की तो रफत सरोश हमारे एक बहुत बड़े शायर हैं, वो उन्होंने ये लिखा है एक जगह कि जब राहत इंदौरी पहली बार एक मुशायरे में आए और मैंने देखा कि कोई नया लड़का है, तो वो उसका संचालन कर रहे थे रफत सरोश साहब, तो वो कहने लगे कि मैंने 1-2 जुमले बोल के उनको बुला लिया, लेकिन जब वो बाइक पे आए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी बहुत तेज शराब की बोतल का काग उड़ा दिया हो किसी ने। और वो जो शराब तेजी से उंगली है, पहली है, तो उसके उसकी उसकी राव में वो सामईन भी बह गए और मैं भी बह गया। और मुझे ये तय करने में देर नहीं लगी कि ये आने वाला लड़का एक तारीख लिखने आया मुशायरे की, और ये शख्स
वाकई एक तारीख लिख के चला गया। जी बिल्कुल। आज तारीख जिस तरीके से वो लिख कर गए हैं, और साहित्य आज तक के मंच पर भी जहां वो काफी बार गए, वहां मैं पढ़ रही थी कि किस तरीके से जो है एक मुशायरे के दौरान ही उनकी मुलाकात दरअसल मशहूर शायर जानिसार अख्तर से हुई थी। और उस वक्त उन्हें बताया जाता है कि जब वो ऑटोग्राफ लेते वक्त इंदौरी साहब ने कहा कि मैं शायर बनना चाहता हूं, तो उन्हें दरअसल कहा था अख्तर साहब ने कि आप जाकर सबसे पहले 5000 शेर जो है याद कर लें, बिल्कुल तब बिल्कुल। शायर बनने की सोचे। तो फिर उन्होंने कहा कि वो तो मुझे पहले से याद है। तो तब अख्तर साहब ने कहा कि फिर तो आप तैयार हैं। तो ऐसे ही मुशायरों का जो दौर है कामना जी, उसमें खुद आपकी इतनी बड़ी एक कंट्रीब्यूशन रही है जश्न बहार के जरिए। पहले अगर थोड़ा सा मैं आपसे जान सकूं कि राहत साहब से तो काफी बारी आपके मंच पर भी वो आए, उनकी क्या यादें हैं इस वक्त? पहले तो हम ये बता दें कि जश्न बहार के हम फाउंडर हैं, अभी भी रहे, और शुरू भी हमने किया था। और राहत साहब का जो अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये कहें कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राहत साहब से तो हम भी उतने ही मुतासिर हैं जितनी सारी दुनिया इस वक्त है, और रहेगी, रहती दुनिया तक उनके अशार कायम रहेंगे। हम भी आपके जानिब से और आपके इस प्रोग्राम की जानिब से अपना खिराज अकीदत दोबारा 10 बार पेश करते हैं और उनकी यादों को और सलाम करते हैं। तो मुशायरों की कामयाबी की जमानत और खवास और अवाम, नौजवान और ज़ईफ, सबके बीच यकसा मकबूलियत हासिल करने वाले अहदसाज, बेखौफ, बेबाक शायर थे डॉक्टर राहत इंदौरी। कहने में मुश्किल हो रही है क्योंकि अभी तक लगता है कि यही है। और तो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की अब उनकी शख्सियत पे बात करें, आपका सवाल जश्न बहार के था, तो उन्होंने हमारे इसरार पर शिरकत फरमाई थी, बल्कि पहले मुशायरे में 1999 में भी उन्होंने जश्न बहार में शिरकत फरमाई थी, और उसके बाद फिर आए, कई दफा आए। और वहीं उनकी मुलाकात MF हुसैन से भी हुई थी, और उसके बाद उन्होंने MF हुसैन के लिए भी लिखा, और फिर उनकी दोस्ती भी MF हुसैन से हुई। संजीदा शायर तो थे ही, एक पॉप स्टार की हैसियत रखते थे, एंड निडर थे, बेबाक थे जैसे मैंने कहा, और हंसकर स्टेज के शायर थे। तो इसलिए हंस के कड़वा सच भी बखूबी बयान कर देते थे, और उनके शेर अपने जमाने के, हमारे जमाने के अक्कास थे, और जो वो देखते थे वो लिखते थे। तो और उनकी शायरी अपने वक्त की, हमारे वक्त की सबसे क्रिटिकल इश्यूज पर रिएक्ट करती थी। तो अब और उनका एक ही शेर नहीं, उनके कई अशार नारों की हैसियत रखते हैं, और नारों की तरह इस्तेमाल भी होते हैं। तो ये भी बहुत और मकबूल शायर थे, और मकबूलियत उनकी ऐसी कि अदबी महफिलें हों, आप जमाली साहब मुझसे शायद इत्तेफाक करें कि बिल्कुल सही फरमा रही हैं, अदबी महफिलें हों या मुशायरे हों, दोनों में उनको यकसा मकबूलियत हासिल थी, और मिलनसार थे, और खुश मिजाज थे, और बहुत अच्छी बातें, और हमेशा सेक्युलर, फिरोशसली सेक्युलर इंसान थे, और ट्रू नेशनलिस्ट तो थे ही। उनकी बातें भी इसी तरह होती थी, और ये नहीं कि उन्होंने वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट, चाहे किसी की भी एस्टैब्लिशमेंट हो, इस तरह की बात सकते थे, और बेबाकी से स्टेज पे कह सकते थे। बिल्कुल। तो ये भी बहुत बड़ी सिफत है, वो एकदम सीधी सीधी बात करते थे।
कोई मतलब बात को जो है तोड़ मरोड़ के इस तरह से घुमा फिरा के नहीं करना। शकील साहब, जिस बात का जिक्र कर रही हैं कामना जी, और आप खुद कहते हैं कि शायर वही होता है जो जमानों और वक्त से ऊपर की बात करे, और आज भी अगर आप राहत साहब की लेख को लिखी हुई शायर मतलब शेर शायरी को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि उनकी कलम से शायद अभी अभी निकली है। वो इमरजेंसी के दौर में भी जैसे फिट बैठ रही थी, वो अभी सीए एनआरसी के दौर में भी वही फिट बैठ रही है। इंदौर में जब राहत साहब थे उस वक्त की अगर आपको कोई कुछ खास बातें हों, क्योंकि इंदौर ने उनकी पोइट्री को कैसे स्वीकारा। जब हम इंदौर की बात करते तो हम उस तरह से खास कोई गंगा जमुनी तहजीब की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन क्या इंदौरियों को दिक्कत हुई उनके पोइट्री को अपनाने में, या उन्होंने आसानी से उसे अपनाया? नहीं, इंदौर वाले तो जान देने को तैयार थे उनके ऊपर, और इतना क्रेज था उनका उनके अपने घर में। आप हैरत करेंगी कि उनके अभी इंतकाल से, ये समझिए कि लॉकडाउन से लगभग 20 दिन पहले हम उनके घर पे थे राहत साहब के। मैं एक मुशायरा था इंदौर में, तो मैं और वसीम साहब से मुशायरे के बाद वो कहने लगे कि आपको घर चलना है, खाना वहाँ खाएंगे। हमने कहा रात भाई क्यों परेशान हो रहे हो, यह इंतजाम किया, व्यवस्था की कमेटी ने। बोले नहीं, घर चलो चुपचाप बैठो। तो हमें साथ ले गए, तो हम लोग घर गए, वहीं हमने खाना वाना खाया, और लगभग वो आधी से ज्यादा रात हमने राहत भाई के साथ गुजारी। तो ये हमारी एक धरोहर बन गई कि वो उनके साथ गुजारे। वो अभी 3-4 महीने पहले का वाकया। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर वो मुलाकात ही नहीं हुई। तो ये हमारी एक आखिरी मुलाकात। तो आपका सवाल था कि इंदौरियों ने बहुत प्यार किया, और ये जितने भी मुशायरे इंदौर में हुए हैं उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये जो वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा नहीं है। वो लोग जान देने को तैयार। और राहत भाई पे वो लोग इतना प्यार करते हैं कि जितना बाकी हिंदुस्तान, बाकी उर्दू दुनिया। क्योंकि देखिए ये जो नुकसान हुआ है, ये इंदौर का या हिंदुस्तान का या किसी एक कबीले का या एक परिवार का नुकसान नहीं है स्मिता जी, ये पूरी हिंदुस्तानी तहजीब का नुकसान है। हिंदी और उर्दू का मिला जुला जो कल्चर है, जिसे हम हिंदुस्तानी बोलते हैं, हिंदुस्तानी जबान, ये उस हिंदुस्तानी जबान का नुकसान है। और जैसे अभी हमारी कामना साहिबा ने कहा, वो बिल्कुल सही कह रही थी कि वो अवाम के भी शायर थे और खवास के भी शायर थे। अब मैं आपको बड़ा दिलचस्प उनका एक किस्सा सुनाऊं। मुशायरों में अक्सर वो ये कहते थे, और उस आदमी की इतनी नजर थी अपने समाज पे, अपने देश पे, अपने काल पे, अपने सामीन पे, कि वो कहते ना कि उनका रिमोट राहत भाई के हाथ में रहता था। वो ये देखते थे कि अगर ये मेले ठेले का मुशायरा है, किसी गांव का, देहात का, इंटीरियर का कोई मुशायरा है, तो उनकी कोशिश ये होती थी कि वहां पे आने वाला एक चौथे दर्जे का श्रोता भी उनकी शायरी से जुड़ सके, उससे लुत्फानंदोज हो सके और उस पर क्लैपिंग कर सके। वो खालिस धंधे वाले आदमी थे। वो कहते थे देखो मेरी दुकान में सारा सामान है, बहुत अच्छी शायरी भी है, दानिश्वरों के लिए भी शायरी है। कामना प्रसाद जी जैसे बड़े पढ़े लिखे लोगों और दानिश्वरों की शायरी भी उन्होंने की, और एक आम आदमी की भी शायरी। अब आपको एक किस्सा सुनाऊं, अभी मैं आपको, बहुत दिलचस्प किस्सा है। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी साहब एक मुशायरे की सदारत कर रहे थे। ये इतने बड़े लोग हैं कि जो जाहिर है किताब और एकेडमिक लेवल पर उस हवाले से बात करें तो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन होता क्या है मुशायरे में, ये इस तरह की बहुत गाढ़ी और बहुत इल्मी और बहुत स्तरीय शायरी कभी कभी नहीं चल पाती। अब आपने देखा होगा कि शहरयार कितने बड़े शायर हैं, गालिब कितना बड़ा शायर था, लेकिन मुशायरे में नहीं चलता था वो। जबान सख्त थी उनकी। अब वो कह रहे हैं कि साहब काहे काहे न पूछ, तो वो कावे का, तो वो कह रहे हैं कि अरे भाई मिसरा उठाइए, तो सामीन कह रहे हैं साहब इतना भारी मिसरा हमसे नहीं उठेगा, इसके लिए पुल ही बुलाइए। तो अब देखिए वो जानते थे राहत इंदौरी, उन्होंने अपनी को, अपनी शायरी का चयन उसी हिसाब से किया जैसी आदत होती थी। वो कहते थे बोलो चूरन निकालूं, डमरू घुमाऊं कि अच्छी शायरी सुनोगे, तो लोग कहते थे अच्छी शायरी सुनाइए, तो फिर वो अच्छी शायरी सुनाते थे। तो उनकी दुकान में चूरन भी थी, डमरू भी बजाते थे। वो खालिस कारोबारी आदमी थे, बिल्कुल अच्छे शायर थे और बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, और मोहब्बत भी थी, बगावत भी था। एक बात कह के आपके सवाल का जवाब पूरा करूंगा। देखिए होता क्या है कि मुशायरा या कवि सम्मेलन, ये आप सब जानते हैं कि ये कोई अदब की कोई क्लास नहीं है, साहित्य की कोई क्लास नहीं है ना। ये आधा अदब है, इसमें आधे से ज्यादा परफॉर्मिंग आर्ट का दखल होता है। अगर आपकी पेशकश अच्छी नहीं है, आपकी परफॉर्मिंग अच्छी नहीं है, तो कितना भी अच्छा शेर हो वो मर जाएगा। लेकिन राहत इंदौरी ये जानते थे कि अच्छे शेर को पेश करने के लिए अच्छा अंदाज, अच्छी पेशकश
एक टूल की हैसियत रखता है, एक टूल की तरह काम करता है, और राहत इंदौरी इसमें कामयाब थे स्मिता जी। और यही वजह है कि शायद मतलब इतनी सारी पीढ़ियां हैं जो उनसे रिलेट करती हैं। कामना जी आपको जोड़ना चाह रही थी शकील साहब की बातों पर। जी मैं तो वो शेर पढ़ना चाह रही थी, ये उसका जिक्र कर रहे हैं गालिब का, जो पहली गजल है उनके दीवान की, नक्श फरियादी है किसकी शोखियत है जी आप उसी का जिक्र कर रहे थे। वो तो शेर स्लिप हो गया, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, तन्हाई न पूछ, करना शाम करना शाम का लाना है जुए शीर का। तो इतना भारी शेर जब मुशायरे में पढ़ेंगे वो, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, तो सामईन ने हाथ जोड़ लिए, सब हमारी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, वो कहे हम नहीं उठा सकते हैं, ये बहुत भारी है। अच्छा देखिए, एक बात और है कामना जी, एक बात आप और एग्री करेंगे मुझसे कि देखिए कवि सम्मेलनों के मंच पे आप तो गवाह हैं, आप इल्मदोस भी हैं, और आप ये सब नवाजती भी हैं लोगों को, और आपकी निगाह भी है अपने मासिर अदब पे। आप ये देखिए कि कवि सम्मेलनों के मंच पे हमारे धर्मवीर भारती जी हो, अज्ञे जी हो, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जैसे बड़े लोग बैठे रहते थे। लेकिन आप देखिए कि अफसोस की बात यह है कि ये हूट हो जाते थे, लेकिन नीरज जी पंडाल को फाड़ दिया करते थे। तो ये एक अलग ही परफॉर्मिंग आर्ट है, ये परफॉर्मिंग भी है, और ये एक आवाम से जुड़ने की आदत है। हाँ, बस ये जो मामला है। ठीक, जो वो वो जो माहिर थे वो तो थे ही, राहत साहब तो थे ही। अब और दूसरी चीज ये है कि इनकलाबी शायर थे, और पर अव्वलो आखिर नेशनलिस्ट थे। पक्के अगर मुशायरे में किसी शायर ने कोई नफरत फैलाने वाला शेर पढ़ा तो उसको रोक देते थे, डांट देते थे। और इस पर उन्होंने ये कहा कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। अब उसमें तो कोई, और वो उसके वो बहुत फियर्सली नेशनलिस्ट। लेकिन कामना जी, ये बहुत अफसोस की बात है, और एक दफा उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि किसी शख्स ने आकर उनको जिहादी कह दिया, जिसके बाद वो पूरी रात सो नहीं पाए, कचोटता रहा ये बात उनको। और आज भी अफसोस की बात कि हम ऐसे एक सियासी दौर में जी रहे हैं जहां उनके गुजर जाने के बाद भी एक ऐसा धड़ा है जो इतनी उल जलूल बातें लिख रहा है, जो जिस तरीके से उन्हें याद कर उनकी को एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब के बीच में जब एक शख्स इमरजेंसी के दौर से गुजरता है, जब एक शख्स एक दूसरे तरह की मेजॉरिटेरियनिज्म से जूझता है, एक शायर को इस लेवल का इनकलाबी होने के लिए अंदर से हिम्मत कहाँ से मिलती है? हिम्मत तो उनकी इनहेरेंट थी ना, और उनको हिम्मत आवाम देती थी। हर बार जब वो कहते थे कि भाई अगर सुनना है तो हमें बताओ कि तुम सुन रहे हो, तो जब हम उस पर खुश होंगे और बताएंगे उनको मकबूलियत, और वो जो आवाम थी और जो सामईन थे उनसे उनको हिम्मत आती थी। और एक ऊपर से भी आमद तो होती ही है, बगैर आमद के तो शेर कहना इस कदर, और इतने अच्छे शेर और बेबाकी से कह डालना ये आसान नहीं। और देखिए, जिनको कुछ लोग तो हसद की वजह से कह देते हैं, कुछ लोग आपकी मकबूलियत से परेशान हो जाते हैं, कुछ तो इस तरह की बातें, ये तो इस बात की दलील है कि आप वहां पहुंच चुके हैं जहां से सबको तकलीफ हो रही है। वरना जो बिल्कुल एवरेज शायर है उससे क्या तकलीफ है, उसको कौन कहेगा जिहादी, कोई नहीं कहेगा। तो वो तो पाए के शायर थे, आलमी शायर थे, तो वो कहेंगे लोग उनको। जी। लेकिन राहत साहब के चले जाने से, जिस तरीके से आज आप हैं, आज शकील साहब हैं, आप लोग लगातार उर्दू पर इतना काम कर रहे हैं, उर्दू को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर वो सियासत भी है जहां उर्दू को हम हिंदुस्तान से मिटाने की कोशिश करते हैं, जहां हम चाहते हैं कि हम नामों को बदलते, हम उर्दू शब्दों का प्रयोग ना करें। इन सब से किस तरह का असर पड़ता है एक आर्टिस्ट पर, एक उनकी क्रिएटिविटी पर? देखिए, उर्दू बिल्कुल यही है और कहीं नहीं जा रही, स्थापित है, और यहाँ से पूरी दुनिया में गई है। उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, ये हिंदुस्तान उर्दू की सरजमीन है, यहीं पैदा हुई और यहीं परवान चढ़ी। तो इसको तो और हजारों बरस से उर्दू हिंदुस्तानियों के दिलों में रहती है,
ये लश्करों में जन्मी, सूफियों के पनाह में पली, दरबारों में परवान चढ़ी और हर खासो आम के दिलों में ऐसे जा बसी कि आज उर्दू की दुनिया, उर्दू की बस्तियां सारी दुनिया में आबाद है। ये यहाँ से गई, अब क्या क्या कहाँ से हटाएंगे उर्दू, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अब इतनी सारी ये हम इस तरह बात करते हैं अब इसमें कि इतने सारे हिंदी और उर्दू के अल्फाज इस कदर जुड़े हुए हैं कि आप उसको अलग कर ही नहीं सकते। अब शादी ब्याह, किस्सा कहानी, देर सबेर, धन दौलत, मरहम पट्टी, हंसी मजाक, दीन धर्म, राम रहीम, क्या करेंगे आप, किसको हटा देंगे आप? ये तो हम एक साथ बोलते हैं ना। अब रामचरितमानस से कितनी चीजें आप, कितनी उर्दू, फारसी, अरबी के अल्फाज हैं रामचरितमानस में, तो क्या रामचरितमानस पढ़ना हम बंद कर देंगे? हरगिज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरती से जो है आपने ये बातें रखी। शकील जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि आज की दौर में जब उनकी पोइट्री को, जब सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान जो है लगातार युवाओं ने उनका जिक्र किया, उस पोइट्री को और ज्यादा रिसाइट किया, राहत साहब से बात होती थी तो कभी इन बातों पर को लेकर कोई यादें हो जहां पे वो विचलित हो या परेशान हो कि क्यों उर्दू को लेकर सियासत हो रही है या क्यों मेजॉरिटेरियनिज्म का एक दौर चल पड़ा है? इन सब बातों को लेकर निजी स्तर पर, एक कवि के तौर पर नहीं, ह्यूमन बीइंग के तौर पर वो क्या कुछ बातें किया करते? बिल्कुल, देखिए, हर शायर, हर कवि, हर दानिश्वर, हर साहित्यकार, हर सहाफी, पत्रकार जरा सा हसास होता है, भावुक होता है। अगर वो हसास नहीं है और उसकी चेतना अगर मर गई या वो पत्थर हो गया तो फिर तो कुछ बचता नहीं, सब खत्म हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जाहिर बात है राहत साहब को भी दुख देंगी, आपको भी परेशान करेंगी, कामना जी को भी दुखी करेंगी, और हम लोग भी रात भर नहीं सो पाएंगे इन चीजों से। लेकिन मसला क्या है कि हम लोगों का काम मोहब्बत करना है, हम लोगों का काम जख्मों पे मरहम रखने का है। हम दुखी इंसानियत की मसीहाई के लिए पैदा हुए हैं। दूसरे लोग कितना भी डैमेज करें, कितना भी नुकसान करें, हम अगले दिन उस नुकसान की भरपाई के लिए फिर खड़े हो जाते हैं, एक नए हौसले के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। और मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं कि करेंगे क्या जो मोहब्बत में हो गए नाकाम, करेंगे क्या जो मोहब्बत में हो गए नाकाम, हमें तो और कोई काम भी नहीं आता, तो हमसे तो यही काम आता है, वो चाहे राहत साहब हो या गुलाम मोहम्मद कासिर हो या शकील जमाली हो या कामना प्रसाद हो या स्मिता शर्मा हो, हम सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और समाज के जितने नुकसानात हैं, जितने जख्म हैं, उस पर मरहम रखने का काम है। आपने उर्दू के हवाले से जो बात अभी की कामना जी से, और कामना जी ने बड़ा अच्छे तरीके से उसको समझाया। देखिए, उर्दू जो है ये सब यही हमारे आसपास की भाषा है, हमारी इसी जमीन की भाषा है। 250 साल पहले दाग देहलवी इस बात को कह गए, गालिब के फौरन बाद जो आने वाला शायर है दाग, उन्होंने कहा कि हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं, आप कैसे अलग कर सकते हैं? ये हमारा बरसों का, सदियों का एक नाता है, एक संबंध है, हमारी हेरिटेज है, हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यता है। और वो सभ्यता क्या है? मोहब्बतों की सभ्यता है, प्रेम की है, अहिंसा की सभ्यता है। उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कुछ दिनों की परेशानी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। बिल्कुल, महफिल में भले से हम ना हो, लेकिन हमें मोहब्बत करने वालों की कमी कभी किसी जमाने में महसूस नहीं है। जी, और ये विशेष एपिसोड सफरनामा का इनफैक्ट हम ऐसे वक्त पर भी लेकर आए हैं जब देश जश्न आजादी के लिए एक बार फिर से जो है साथ खड़ा हो रहा है और हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये सारे के सारे जो संदेशा हैं, राहत साहब के हों या दूसरे लोग लिख कर गए हों, जो मोहब्बत की बातें करते हैं, भाई नफरत आप कहाँ तक फैलाएंगे, वो नफरत आपको खुद ही खा जाएगा। तो आखिरी सवाल आपसे कामना जी लेना चाहूंगी ऐसे में, मतलब आज की दौर में जो सबसे ज्यादा जिसका जिक्र रह रह कर होता है उनकी लिखी हुई शब्दों का, कि भाई किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जाते जाते जो है आप क्या कहेंगी कि आज किस तरह का एक अपने पीछे एक वैक्यूम छोड़ गए हैं राहत साहब, और आने वाले जो पोएट्स हैं, जो यंगर पोएट्स हैं, उनको आप क्या बातें कहेंगी कि क्या कुछ जो है किस तरह से सीखना चाहिए, किस तरह से अपनी बातों को आगे रखना चाहिए? देखिए, हम उर्दू के हवाले से ये कह सकते हैं कि उर्दू सिर्फ एक जबान नहीं है, एक मुकम्मल तहजीब है।
और हम और आप, जमाली साहब खास करके, तो वो तो है ही हैं, हम सब इसके वारिस और अमीन हैं। और हम ये बता दें कि न नाकूस से गरज न मतलब अज़ां से है, मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है। वाह, बेशक, सही बात, बेहद खूबसूरत, सही बात। तो और इन्हीं बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो जो दर्शक हमारे मेरे YouTube स्टेशन पर सत्य हिंदी के जरिए हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। और जाते जाते यही कहूंगी, अब ना मैं हूं ना बाकी हैं जमाने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहर में फसाने मेरे। तो राहत इंदौरी साहब को हम हमेशा मिस करते रहेंगे, लेकिन उनकी जो भरपाई है वो उनके लिखे हुए शब्दों के जरिए हमेशा होती रहेगी, इसी पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए। बहुत शुक्रिया शकील साहब और कामना जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।